नमस्कार, R24 भारत की टीम आज अपने स्टूडियो में मौजूद है और हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि आप खुद कहिएगा जब आपको पता चलेगा कि हमारे स्टूडियो में कौन मौजूद है। राजनीति का सफ़र उन्होंने अपने दम पर और इतनी दूरी तय की है। इसके पीछे कितनी कठिनाई आई है, किन किन हालातों का उन्हें सामना करना पड़ा है, ये वो खुद बताएंगी। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है भाजपा नेत्री रागिनी सिंह का। बहुत बहुत स्वागत है रागिनी जी आपका। हमारा सबसे पहला सवाल जनता से भी होगा, मुझे लगता है कि आप एक साधारण परिवार से थी और राजनीति में आने तक का सफ़र आपका कैसा रहा? सबसे पहले तो मैं R24 को सभी टीमों को ढेर सारा दिन से आभार प्रकट करती हूँ, शुभकामना देती हूँ मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। और जिस तरह से आप लोगों ने चैनल के माध्यम से अच्छा बुरा हर तरह के न्यूज़ के माध्यम से लोगों तक सूचना देते हैं, ये बहुत लोगों को भाता है। आपका सफ़र कैसा रहा राजनीति से, क्योंकि आप बहुत साधारण परिवार से थी और राजनीति में कदम रखना कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? देखिए, कहीं ना कहीं बहुत सारे हम कठिनाई भी उठाए हैं और राजनीति में आना मेरे लिए कोई शौक़ नहीं, कहीं ना कहीं हमारी मजबूरी थी। और पहले घर से निकले तो बहुत सारे मतलब हमारे सामने दिक्कत महसूस हो रही थी, लेकिन मुझे नहीं लगा कि घर से बाहर निकलेंगे तो मुझे जनता के इस तरह से स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिलेगी। और आज जनता का ही देन है कि आज मैं जनता के सराखों पे आज मुझे रखी है। परिवार का सपोर्ट रहा? बिल्कुल, परिवार का सपोर्ट भरपूर रहा, जबकि सच्चाई है। देखिए, सबसे पहले मेरी मानसिकता थी कि हम कभी भी एक बड़े घराने के बहू बनकर नहीं, पहले हम यही सोचते हैं कि एक किसान की बेटी और एक मजदूर की बहू हूँ और वही बनकर मैं काम करती हूँ। तो आपको क्या ऐसा लगा कि आप किसान की बेटी हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ से प्रेरणा मिली? क्योंकि किसानों को ज़्यादातर दिखाया जाता है कि बहुत तकलीफ़ होती है, तो प्रेरणा वहाँ से मान सकते हैं क्या? सारे तकलीफ़ हम भी देखे हैं और उससे कई दुगना इस घर में आए तो अपने ससुर जी के बारे में जाने, माँ कुंती देवी के बारे में बहुत कुछ हम जाने, क्योंकि उस परिवार में आए हुए करीब मतलब मेरा 20 साल हो गया। तो लगातार जिस तरह से अपने ससुर जी के बारे में जो छोटे से उम्र में कोयलांचल में आए और अपने मेहनत अपने बदौलत राजनीति किए, और आज भी बहुत सारे लोग हैं, मेरे ही परिवार के कुछ लोग हैं जो उनके नामों को भंजाने का प्रयास काफ़ी करते हैं, लेकिन मेरे अंदर वो भावना नहीं है। मैं जानती हूँ कि अपनी बदौलत हर चीज़ काम किया जा सकता है। हाँ, उस काम को, उस नाम को कैसे बरकरार रखना, उसके लिए हमारी प्रयास हमेशा जारी रहती है। धनबाद शहर में सिंह यानी कह सकते हैं कि आपके ससुराल वालों का काफ़ी दबदबा रहा है, तो इसको किस नज़रिए से देखती हैं? देखिए, दबदबा नहीं, अगर कहा जाए तो हमारे ससुर जी धनबाद के एक एक बच्चा से पूछिएगा तो उनके बारे में, उनके इतिहास के बारे में लोग बताएंगे, और उन्हीं के चले हुए रास्ते पर उनके बच्चे चले हैं। और हालात से ही कुछ ऐसा कारण सामने आया जो मम्मी भी बाहर आई, तो हमारी कभी मतलब शौक़ नहीं रहा राजनीति करना, क्योंकि हमारे घर में एक भारतीय नारी की तरह हम हमेशा हम सोचे कि अपने परिवार और अपने पति का साथ और सहयोग करें, और कभी ऐसा मेरे अंदर भावना नहीं रहा। क्योंकि आप लोग देखे होंगे पिछले चुनाव में, चाहे माँ कुंती देवी हो या बहुत सारे चुनाव हमारे परिवार से लोग लड़े, विधायक जी भी लड़े, लेकिन कभी हम घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि हमारे परिवार में वो कभी भावना नहीं थी कि हमारे घर के महिला निकलेंगी तभी वोट मिलेगा, तभी हम जीत पाएंगे। क्योंकि हमारे परिवार का सोच सिर्फ जनता थी, ये जनता पे आस थी कि हमारे घर की महिला निकलेंगी तो हम नहीं जीतेंगे जी। तो विधायक जी की यही कहना था कि नहीं है,
बहुत सारे लोग हमको प्रयास किए 2014 के चुनाव में, लेकिन वो मुझे मना किए क्योंकि उनको भी ये पसंद नहीं था घर से निकलना और हमको भी पसंद नहीं था। और कहीं ना कहीं ऐसे कई समस्या आई तो घर से तो निकले, ऐसा नहीं है, बहुत सारा सपोर्ट मिला। और बाहर निकलने के बाद पहले तो बहुत सारे मतलब मन में एक दुख, और दुख के कारण मैं नहीं निकलना चाहती थी क्योंकि पिछले हमारे ज़िंदगी में भी काफ़ी दुख हम झेल चुके हैं। तो मैं नहीं चाहती थी कि घर से कभी बाहर, मेरे अंदर कोई भावना नहीं थी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर थी कि जो हमारे ससुर जी किए हैं, जो हमारी माँ की हैं, जो विधायक जी की हैं, जो मेहनत से जो खड़ा किए हैं, उसे कैसे बचाना है, ये हमारे अंदर लक्ष्य थी। क्योंकि जब मजबूरी आई तो विधायक जी खुद मुझे निकाले, माँ कुंती देवी सपोर्ट की, तो सभी लोग मुझे सपोर्ट किया और बाहर निकले तो हम अपना गम भूल गए। और इतना बाहर में गम देखे, इतना समस्या देखे, उस बीच में जाकर अपना गम कैसे भूल गए पता ही नहीं चला। पहले लगता था कि दुनिया के सबसे ज़्यादा दुखी हम ही हैं, लेकिन घर से बाहर निकले तो अनेकों दुखियारी लोग से मिले, अनेकों लोग से मिले, एक तरह से कनेक्शन हो गया। हाँ, ऐसे लगाव हुआ कि आज सच पूछे तो घर में बैठने का इच्छा नहीं करता। ऐसा लगता है कि धनबाद की एक एक समस्या को अपना समस्या बनाकर उसे मिनटों में दूर कर दो। हमारी प्रयास यही रहती है कि एक एक समस्या से निदान करो, और आगे भी प्रयास यही रहेगी। झरिया विधानसभा चुनाव में आप खड़ी हुई थी, उसमें हार गई, तो इसका कारण क्या मानती हैं? कारण कुछ नहीं है, वहाँ 70,000 वोट मुझे मिली है, बहुत बेहतर रिजल्ट मिली है। क्योंकि हम कोई बैसाखियों के सहारे चुनाव नहीं लड़े, अपने भारतीय जनता पार्टी के बदौलत चुनाव लड़े। वहाँ की जनता मुझे काफ़ी सपोर्ट की और मुझे उस वोट पे बहुत गर्व है। और मुझे लगता है कि सीट कोई मायने नहीं रहता, कुर्सी कोई मायने नहीं रहता, आज जनता सराखों पर रखी है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा वहाँ की जनता के लिए क्या करना चाहती हैं? देखिए, आज झरिया की अगर बात कीजिए तो झरिया में जितने भी वहाँ विकास हुई है, पिछले कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, या माँ कुंती देवी जी के माध्यम से या विधायक जी के माध्यम से अनेकों विकास हुआ है। चाहे रोड के मामले में देखिए, पुल पुलिया के मामले में देखिए, या पानी की समस्या, वहाँ पानी की समस्या घोर समस्या है, या विस्थापन की मुद्दा है, या बहुत सारे अनेक छोटे मोटे, ऐसा सबसे ज़्यादा तो विस्थापन की मुद्दा है जो विधायक जी बहुत गंभीरता से लड़ते थे। हमारे रीजन में मात्र 2200 घर विस्थापन हुआ था 15 सालों में, लेकिन आज 3 सालों में 15,000 हो गया है और 15,000 का लिस्ट बन चुका है। तो हम लोगों के लिए बहुत दुखदायक बात है, क्योंकि हमारी प्रयास रहती है कि सबसे पहले मानसिकता है कि झरिया के लोगों को झरिया में ही हम बसाएं, क्योंकि रोजी रोटी का बात है, सभी लोग जाना नहीं चाहते हैं। वहाँ के लोगों को हम लोग बहुत खून पसीना से सींच कर रखे हैं, और हर मुसीबत में, हर दुख सुख में वो हमारे साथ खड़े रहे, हम उनके साथ खड़े रहे। ये सिंह मेंशन परिवार से एक लगाव है झरिया का। आपके पति संजीव सिंह पर चचेरे भाई नीरज सिंह की हत्या का आरोप है, क्या कहना है? ये पूरे धनबाद की जनता जानती है कि वो कैसे नेचर के थे, क्या स्वभाव थी, और लोगों के अंदर उनके बढ़ते हुए लोकप्रियता से लोग घबरा गए थे, और उन्हें लगा कि 2019 में विधायक जी बाहर रहेंगे तो उनके लिए कठिनाई होगी, और यही लेकर सारी बातों को वो लोग सोचते हुए एक रचना रचे और उन्हें अंदर किए। लेकिन वो लोग भूल गए कि एक वाइफ भी होती है जो हर चीज़ों को संभाल सकती है। ज़रूरी नहीं है जो घर संभाल ले वो पूरा देश संभाल सकती है। लोग ज़रूर बोले होंगे या सोचे होंगे मन में, जो भी व्यक्ति सोचा होगा कि वो घर से क्या निकलेगी, कभी निकली नहीं है, क्योंकि मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ा, ना विधायक जी को ज़रूरत पड़ा हम मुझे निकालने की। तो लोगों ने ये सोच चुका था कि विधायक जी को अंदर हम झूठी चीज़ में फंसा कर हम अपना
एक छत्तर राज करेंगे, लेकिन वो सपना उनका अधूरा ही रह गया। क्योंकि जब हम घर से बाहर निकले तो एक ही चीज़ सोच कर निकले कि जो वो बहुत खून पसीना से वो जो अपना विरासत बनाए हैं और जो जनता के बीच हैं, तो विरासत को हमको संभालना है और अच्छे से उसको जितना प्यार से वो जनता के बीच जो प्यार स्नेह देते थे, मेरी प्रयास वही रहती है कि उससे चौगुना मैं प्यार और स्नेह जनता के बीच दूं और हर समस्या हर दुख मैं हर लूँ। यही हमारी प्रयास रहती है, जो विधायक जी का प्रयास थी। 2019 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार मिली थी, इसका जिम्मेवार किसको मानती हैं? हम तो अगर मेरे से पूछिएगा तो हम कभी अपने आप को हार नहीं माने, क्योंकि पूरे झारखंड में देखिए पूरे झारखंड की स्थिति कुछ और थी। देखिए हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ भावना आ जाती है कि हो सकता है कि इस सरकार में मुझे इतना सारा सुविधा मिली है, आने वाले समय में और ज़्यादा मिलेगी। लोग चुनाव के दौरान भ्रमित करते हैं, झूठे वादे करते हैं। आपने देखा होगा कि अभी मिलीभगत की जो सरकार किस तरह से झारखंड की क्या स्थिति है, किस तरह से लोग युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। हम 5,000 नौकरी देंगे और इस तरह से आज झारखंड की जनता ठग महसूस कर रही है। तो जनता को लगा कि मुझे बेहतर यहाँ विकास होगी, इससे भी बेहतर मुझे लाभ मिलेगा। वो सोचकर जनता कुछ बदलाव करना चाहती है। कुछ गलत फहमी में लोग डाल देते हैं, हर तरह के आप जीतने के लिए अपना अपनाते हैं, तरह तरह के बातें भ्रमित करते हैं। तो रीज़न यही रहा। कोई देखिए भारतीय जनता पार्टी की विकास एक मिसाल थी, माननीय रघुवर दास जी के कार्यकाल। आपको नहीं लगता है कि यहाँ मुख्यमंत्री की वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा? नहीं, मुझे नहीं लगता है, इसलिए कि देखिए जो चुनाव के दौरान लोग भ्रमित करते हैं और झूठे वादे करते हैं, तो जनता जाग चुकी है। और आज के डेट में झारखंड में आप जाकर मेरे से क्या, आप फील्ड में जाकर देखिए, जनता से पूछिए, जनता आपको बताएगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास हुई थी कि ये भ्रष्ट सरकार की विकास है। मतलब ये सरकार में कोई ऐसा विकास हमें आप दिखा दीजिए जिसे हम जनता के बीच जाकर रखें। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखिए इतनी बड़ी सड़कें बनी, 8 लाइन बना, बहुत सारे पानी की जो समस्या, हर घर नल जल के योजना हमारी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ही पास हो गई थी। लेकिन आज वो भी फंड बिल्कुल पड़ा हुआ है, जबकि पानी का घोर समस्या है झरिया में खास करके, लेकिन वो भी फंड पड़ा हुआ है। क्योंकि लोग आजकल रंगदारी से त्रस्त हो गए, कमीशन से त्रस्त हैं। कोई भी ठेकेदार काम करना नहीं चाहते हैं। काम करे तो कैसे करे, उसे इतना लोग मांग ले रहे हैं, कोई भी रंगदारी या इसको लेकर। हालांकि भारतीय जनता पार्टी, हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया और बहुत इस पे आवाज़ उठाए, तब जाके वो काम चालू भी हुआ। बहुत स्लो चल रहा है। चुनाव है, बीजेपी की रणनीति क्या है? भारतीय जनता पार्टी रणनीति नहीं बनाती, अपने काम पे विश्वास रखती है और अपना काम काम तो पिछली बार भी हुआ था, फिर हार क्यों देखना पड़ा? अगर काम पर हम विश्वास करें तो देखिए कुछ तो जनता का मुद्दा होगा। बिल्कुल सही बात है कि लेकिन जनता आज जाग चुकी है, जनता देख चुकी है कि पिछले बार क्या विकास हुआ था और आज के क्या विकास है। पिछले और आज में फ़र्क देखिए ना, आपको फ़र्क ही फ़र्क महसूस होगा। आज झारखंड की क्या स्थिति है, आज हमारे महिलाओं से जाके पूछिए, हमारे बेटी बहन से जाकर पूछिए, आज के डेट में कोई सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो प्रशासन की ये रीति, ये जो रवैया है यहाँ। आपको लगता है कि अपराध अभी ज़्यादा है और भाजपा पार्टी थी तब कम था? बिल्कुल, हम सभी महिलाएं, आज हम क्या बोलेंगे, रिकॉर्ड के हिसाब से तो भाजपा की पार्टी मेरे से पूछिएगा तो लोग बोलेंगे कि ये अपने पार्टी का पक्ष ले रही हैं। आप जनता के बीच जाइए और जनता से पूछिए कि आपकी सरकार में सुरक्षित थी। हमारे पास रिकॉर्ड है, भाजपा की जब पार्टी थी तब भी अपराध हुए हैं। अपराध पे तो ना भाजपा लगाम लगा पा रही है ना जेएमएम, इस पर क्या कहना है? क्योंकि जनता, आज की जनता जो है
जैसे आपने कहा कि रंगदारी से तंग आ चुकी है, अपराध से तंग आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं जनता को ऐसा लगता है कि हमें एक सरकार ऐसी चाहिए जो हमारी सुने। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जनता तो तय करेगी। जनता अभी मतलब आने वाले समय में ये जनता ही तय करेगी कि कौन सी सरकार झारखंड के लिए बेहतर है। मैं तो यही बोलूँगी कि जनता ही तय करेगी, क्योंकि पिछले कार्यकाल का और आज का से लोग किस तरह से त्रस्त हैं वो तो हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं तो देख रहे हैं। आप बताइए कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो सबसे पहले बार हमारे महिलाओं पर हुआ था जो 1 रुपया का रजिस्ट्री बंद कर दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह से सम्मान देने का काम किया महिलाओं को। क्या ये सरकार क्या किया अब तक? यही किया, इनका विकास यही दिखा कि महिलाओं को दिन दहाड़े हत्या, अपहरण, बलात्कार और अवैध खनन, कोयला चोरी, लोहा चोरी तो चरम सीमा पे है। खैर इससे तो हम यहाँ की जनता भी बोलती है कि हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, यहाँ की जनता सुरक्षित नहीं है, ये चिंता के विषय है। तो आप एक महिला नेत्री हैं और महिलाओं के बारे में इतना चिंतित आप व्यक्त कर रही हैं, अपना चिंता है आपकी, तो इस पर क्या कदम उठाना चाहेंगे अगर भाजपा की सरकार आती है तो? सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो मैं नहीं, हमारे पार्टी के कई नेता आज उम्मीद और आशा में बैठे हुए हैं। जिस तरह से हमारे महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, हमारे बेटी बहन के साथ अत्याचार हुआ, जिस दिन सत्ता आई उस दिन वैसे लोगों को सबक सिखाने का भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो क्षेत्र में भ्रष्ट प्रशासन है, ऐसे तो सभी जगह मतलब पूरे कोयलांचल में बहुत अच्छा स्थिति नहीं है, लेकिन हमारे झरिया सबसे ज़्यादा त्रस्त है असुरक्षित के मामले में। झरिया के कुछ दिन पहले खबर भी आई थी विस्थापन को लेकर। बिल्कुल। तो इस पर क्या कहना है? अभी तो बताया कि हमारे रीजन में मात्र 2200 लोग विस्थापन हुए थे, क्योंकि वो विधायक जी का देन था, एक घर को हिलने नहीं देते थे। लेकिन आज का डेट में 15,000 से ऊपर लोग विस्थापन हो चुके हैं। इनके लिए आगे क्या करना है आपको? हमारी प्रयास जारी रहेगी कि हम झरिया की जनता के लिए लड़ेंगे और वहीं पे हम लोग बसाने का काम करेंगे। हमारी मांग हमेशा यही थी और आगे भी रहेगी। हम लोग केंद्र में भी गए थे, वहाँ भी बात किए हैं कि झरिया के कई ऐसी जगह है जो हम जहाँ अग्नि प्रभावित एरिया नहीं है, जहाँ कोयला का कोई काम नहीं होता, वहाँ लोगों को बसाया जा सकता है, बाग बगीचा लग सकता है। लेकिन ये सरकार और ये कोई भी जनप्रतिनिधि जो आज वर्तमान के हैं, कोई इस पे ध्यान नहीं देता, इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। सब लोग अपने अपने विकास में लगे हैं। अगली बार अगर आपको झरिया से फिर से विधानसभा चुनाव का टिकट दिया जाता है तो जीत की कितनी उम्मीद करती हैं? देखिए ये हम नहीं, चुनाव चाहे लड़ना या जीतना ये सब जनता तय करती है और पार्टी तय करती है, कुर्सी पे बैठाती है जनता। आपको कितनी उम्मीद है? आप वहाँ जाती हैं, आपको जनता का प्यार मिलता है, तो निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको एक अंदाज तो होगा कि जनता आपसे कितना प्यार कर रही है और इस बार के चुनाव में क्या होने वाला है। देखिए जो स्थिति है हम पूरे झारखंड का बता रहे हैं कि जनता त्रस्त है और आने वाले समय में निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और हमारी सरकार बनेगी। मुझे मतलब जनता पे पूरा विश्वास है। जिस तरह से जनता त्रस्त हो चुकी है, पूरा झरिया की ही बात नहीं बोले, पूरे धनबाद की बात बोले। जिस तरह से पूरे धनबाद आज हमारे ना व्यापारी भाई सुरक्षित हैं, सभी लोग आप देखिए आए दिन किस तरह से हमारे व्यापारी भाई को रंगदारी नहीं देने पर सामने खुलेआम गोली मार दिया जा रहा है। क्या इस पे प्रशासन एक्शन करती है? हमारे झरिया में यही स्थिति है, सारे व्यापारी भाई के पास रंगदारी खुलेआम मांगा जा रहा है। झरिया तो झरिया, नगर निगम में भी गुंडागर्दी चरम सीमा पे है। खुलेआम हमारे ठेकेदारों को अगवा किया जाता है, टेंडर पेपर छीन लिया जा रहा है, उसको
फाड़ दिया जा रहा है। नगर आयुक्त से लेकर और प्रशासन तक सब सत्ता के दबाव में काम कर रही है। अब मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है अब प्रशासन पर उंगली उठाने में। क्यों? क्योंकि हम जिस तरह से देख रहे हैं घोर लापरवाही प्रशासन की, खास करके हमारे झरिया में, हमारे झरिया के जो दशा है, एक एक थाना का जो स्थिति है, हमारी महिलाएं आती हैं, बहुत दुख होता है सुनकर कि किसी महिला के साथ छेड़खानी होता है, किसी महिला को लोग किडनैप करने की कोशिश करते हैं और थानेदार खुल बोलता है कि जाओ जाओ, कोई बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। कोयला जो जाते हैं चुराने के लिए या जो भी अवैध खनन के लिए, वहाँ के डीएसपी खुलेआम बोलता है कि चल जाओ धैया में डील करके आओ। ये एक डीएसपी के मुंह से शोभा नहीं देता, एक प्रशासन के मुंह से शोभा नहीं देता। क्या आप चोरी के लिए खुलेआम आप उसे, तो क्या लगता है कि पुलिस को खुली छूट मिली है सरकार की तरफ से? बिल्कुल। हम प्रशासन को एक तरह से सोचते हैं कि हम प्रशासन को भी क्या दोष दें, जब यहाँ भ्रष्ट सरकार ही बैठी हुई है, ये बैठा हुआ है सरकार या भ्रष्ट कोई जनप्रतिनिधि हैं या विधायक है या मंत्री है, सब के सब मिली भगत है। और उन शब्द में जेएमएम सरकार को क्या कहना चाहेंगी? देखिए, जेएमएम सरकार सिर्फ अकेला नहीं है। जब भी कांग्रेस की मिली भगत रहती है और जहाँ कांग्रेस आती है वहाँ निश्चित तौर से उस सरकार में मतलब विनाश ही विनाश लिखा हुआ है। और जब से ये सरकार आई है आप देखे हैं कि धनबाद की क्या दशा हुई है। हर मामले में धनबाद त्रस्त है। विकास अगर होता तो क्यों जनता ये त्रस्त रहती। आज बहुत सारे लोग आवेदन देख रही है कि जो हमारे गरीब के लिए, गरीब गुरबा के लिए राशन कोटा से चावल मिलता, वो भी बिक रहा है ब्लैक में। ये दुर्भाग्य की बात है कि गरीब का भी अनाज अब लोग उसको भी पचा जा रहे हैं। और हमारे झरिया में अनेकों गाड़ी रोज पास होती है। विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी को ही सेंट्रल में देखते हैं, तो बीजेपी से हमेशा कांग्रेस को एंटी ही समझा जाता है। तो ऐसा क्या है कि अभी भी आपने जेएमएम को दरकिनार करके सिर्फ कांग्रेस को ही टारगेट किया? देखिए, ऐसा नहीं है, जेएमएम भी इसमें मिली भगत है। हम तो बोल रहे हैं मिली भगत का सरकार है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा भ्रष्ट, आप 70 सालों के इतिहास बताइए कि क्या विकास हुआ। कांग्रेस की सरकार थी ना, क्या हुआ? क्या ये सरकार पिछले बार में क्या राम मंदिर नहीं बना सकते थे? 370 धारा नहीं हटा सकता था? या हमारे 3 तलाक वाले मामले पर नहीं कर, क्या नहीं ये सरकार कर सकते था? लेकिन क्या किया 70 सालों में? सिर्फ लूटने का काम किया। आज हमारा पूरा देश जिस तरह से विकास के रूप में आगे बढ़ रहा है, ये कांग्रेस वालों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है या अन्य पार्टियों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। आज माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं उस पर पूरा देश नाज कर रहा है, गर्व करता है। पहले के छोटे छोटे बच्चे नहीं जानते थे कौन है प्रधानमंत्री, लेकिन आज हमारे बच्चे से पूछिए तो गर्व से नाम लेते हैं। क्यों? काम पे जाने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का पहचान काम से ही होता है। बिल्कुल, लेकिन रागनी जी, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि भाजपा के शासनकाल में महंगाई बढ़ती है? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में भी यही हुआ था और अभी भी बीजेपी की सरकार में यही हो रही है। महंगाई पे लगाम नहीं है। देखिए, महंगाई ऐसा नहीं है, एक तरफ अगर महंगाई है तो एक तरफ आप विकास भी तो देख सकते हैं ना। महंगाई वैसा कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है, हमारी जनता के लिए जिस तरह से हमारे केंद्र सरकार से योजना आई हुई है, आप देखिए उजाला योजना हर घर में आज उन्हीं के नेतृत्व में। क्या ये पहले की सरकार भी कर सकती थी कि किसी के अच्छे पक्की मकान हो, उसमें लाइट बिजली हो, पानी हो? लेकिन विफल माना जा रहा है रागनी जी। देखिए, उजाला योजना के लेकर विफल नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोग आज उसका लाभ उठा रहे हैं। और कहाँ से उठाएंगे? आप गैस की महंगाई अगर देखिए तो आज 1100 हो गया। क्या आपको लगता है कि एक मजदूर निचले वर्ग का जो है वो 1100 रुपये का गैस सिलेंडर खरीद सकता है? देखिए, मानते हैं कि छोटे वर्ग के लोग या गरीब गुरबा, ऐसा नहीं है।
तो गैस लेने के बावजूद भी वो लोग जलाना, मतलब जो उन लोगों के लिए सुविधा चाहिए ऐसा नहीं है। वो लोग हमेशा काम किए हैं और उन लोगों को पसंद है। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा जलाना या कम जलाना वो अलग विषय है, लेकिन आज भी वो लोग ये मानते हैं कि गैस को आने से हम लोग को राहत मिली है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा अगर कमी बेसी होती है तो हम लोग काम चला लेते हैं, लेकिन ये तो है कि कभी हमारे घर में हमारे मेहमान आते थे तो रात में हम लोग लकड़ी जलाते थे, रात में कोयला जलाते थे। वो स्थिति तो आज नहीं है। आज तो सब घरों में वो है सुविधा कि हम रात को 12 बजे भी अपने बच्चों को दूध गर्म करके पिला सकते हैं। वो सारी सुविधा हम लोग ने दी है। तो कम से कम ये सरकार की है। और ये महंगाई, मुझे लगता है कि समय के साथ ये महंगाई नहीं है, हमें समझने का फेर है। एक तरफ विकास हुआ है तो एक तरफ ऐसा नहीं है कि ये विपक्ष का बोलने का एक मुद्दा है, अपना नाकामियों को छिपाने का एक ये मुद्दा है। ये कहीं कोई महंगाई नहीं कहलाएगा। और इस विषय में महंगाई की है तो सरकार उनके बारे में सोचती भी है, उनके बारे में सोचती भी है। उनके अकाउंट में, खाता में डायरेक्ट पैसा जाती है। और कोरोना काल से लेकर किस चीज़ का पैसा जा रहा है? देखिए, वृद्धा पेंशन जाता है महिलाओं के लिए, हमारे बेटी तो को। ये बीजेपी की है वृद्धा पेंशन? नहीं, ये तो खैर बहुत दिनों से है, लेकिन इसको बढ़ाया गया ना, दायरा तो बढ़ाया गया। बहुत सारे भाई, आज हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब 1 रुपये रजिस्ट्री का भी हुआ था क्या, कितना महिलाएं खुश थीं, उनके नाम पर प्रॉपर्टी हो जा रहा है। लेकिन आज बंद हो जाने से कितना नुकसान हुआ वो तो धनबाद की जनता जानती है। यहाँ की महिलाएं से पूछिए जाकर किस तरह से वो लोग दुखी हैं। सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे लोग खुश मतलब हुए थे कि हमारे नाम पे 1 रुपये में रजिस्ट्री हो जाना। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। आज देखिए हेल्थ कार्ड, आज ये सरकार में किसी का इलाज नहीं हो रहा है, हमारी सरकार में किस तरह से 5 लाख किसी गरीब आदमी के इलाज हम लोग झेल रहे हैं। आए दिन लोग आते हैं, कई तरह के समस्या लेकर बीमारी से जूझ रहे हैं। ठीक है, कोई भी जनप्रतिनिधि 10, 20, 50 लोग मदद करेंगे क्योंकि उनको हज़ारों लोग को मदद करना है, लेकिन वो एक फंड, मोटा फंड था। इस सरकार को लग भिड़ कर उस पे और बढ़ा कर देना चाहिए। वो कार्ड आज के डेट में पूरे झारखंड में काम नहीं कर रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो 5 लाख का कार्ड से इलाज होता था। आपने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी गरीब मजदूरों को ध्यान में रखती है। आज एक इंसिडेंट मैंने देखा, रेलवे अतिक्रमण कर रहे, तो इसमें करीबन 200 से 250 वहाँ दुकानें थी जिन्हें अतिक्रमण कर दिया गया। दुकानदार सड़क पर आ गए, क्या कहना है? देखिए, ऐसा नहीं है, दुकानदार भाई के लिए आवाज़ सुनी गई है। वे लोग मेरे से मिले भी थे और हम खुद DRM से मिले थे। और मुझे लगता है कि ये दुर्गा पूजा की बात थी, तो हम बात रखे अपने। वो कहीं ना कहीं हमारे बातों को सुने, बोले कि देखिए कोरोना काल से सभी लोग मारे हुए हैं, इनको अभी त्यौहार में तोड़ना उचित नहीं रहेगा। वो लोग माने इस बात को कि नहीं ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं धनबाद को विकास करने के लिए, धनबाद के स्टेशन का जो हालत है उसको खूबसूरती बढ़ाने के लिए आपको तो कदम उठाना होगा ना। और वो रेलवे का ज़मीन है, वो वैसे तो नहीं है कि किसी का कोई प्रॉपर्टी कोई ले रहा है, ऐसा तो कोई नियम नहीं है। वो खुद अपना ज़मीन रेलवे ले रही है। तो मुझे तो हम सबको मिलकर, ठीक है, हम उस दुकान के बारे में भी सोचेंगे। हम उनका बात वहाँ केंद्र तक रखे हैं कि उनको वहाँ हटाकर कहीं और जगह दिया जाए। इस पे पार्टी सोचेगी, ऐसा नहीं है कि इतने दिनों की जो गैप है, ये तो आप भी नहीं कह सकते, हम भी नहीं कह सकते कि वो दुकान उन्हें कब मिलेगी, किसी और जगह शिफ्ट की जाएगी। तो ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन इसके लिए वो लोग जो है रोड पर जो आ गए हैं, बार बार कह रहे हैं कि अगर हमें कहीं और जगह नहीं मिली तो हम सुसाइड कर लेंगे। और तस्वीर भी हमारे पास है, हम आप कहिएगा तो दिखा सकते हैं। वो लोग केरोसिन तेल छिड़क कर अपने ऊपर आग लगाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सेंसिटिव मामला है, क्योंकि लोग जो है सड़क पर आ गए हैं। अब आगे उनको सोचना है कि उनका परिवार कैसे चलेगा। तो ऐसा नहीं लगता है कि पहले उन लोगों को जगह दे देनी चाहिए थी, उसके बाद ये अतिक्रमण कर सकते थे? देखिए, इस पे हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग जितने भी जनप्रतिनिधि हैं अपने बात को रख चुके हैं ऊपर में। और इस चीज़ों में मुझे निश्चित तौर से ज़रूर मुझे लगता है कि उन लोगों को अच्छी जगह मिलेगी।
क्योंकि जिस तरह से आज 6 महीना से ऊपर हो गया, हम लोगों के आग्रह से हैं डीआरएम जी उनके बातों को काफ़ी गंभीरता से लिए और सुने, और केंद्र तक भी इस बात को रख चुके हैं कि इतना दुकान प्रभावित है और इस दुकान को हटाने के लिए, तो उन्होंने भी बोले कि ठीक है, हम इसको गंभीरता से लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस विषय पर सोचा नहीं जाएगा, सभी लोग सोचेंगे और मिलकर कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। सवाल ये भी है कि बार बार देखा जा रहा है कि कोयला व्यापारियों को निशाने पे लिया जा रहा है, उन्हें धमकी भी मिल रही है, तो क्या कहना है इस पर? तो हम तो देखिए, आपसे तो हम बता ही रहे हैं कि ये अपराध चरम सीमा पे है और दिन दहाड़े ऐसे लोग हमारे सुरक्षित नहीं हैं, कोई सुरक्षित नहीं है, ना हमारे व्यापारी भाई सुरक्षित हैं, ना हमारे महिलाएं सुरक्षित हैं, ना हमारे बच्ची सुरक्षित हैं। अभी देखी होंगी कि थोड़े ही दिन पहले हमारी बच्ची के साथ घटना हुई है, अभी उसको भी प्रशासन बहुत निष्पक्ष जांच नहीं की है, कई तरह के उसमें मामला आ रहा है। तो प्रशासन का ये काम है निष्पक्ष जांच करना, और जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है उसको लगाम कैसे लगाना, ये तो प्रशासन के ऊपर है। हमारा मतलब हम लोग जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग के एक ही कहना है कि जो हो रहा है वो तो अलग विषय है, ठीक है, चोरी है या अवैध खनन है वो तो अलग विषय है, लेकिन आज सबसे बड़ी बात है कि आज धनबाद की जनता सुरक्षित नहीं है, ये चिंता के विषय है। धनबाद में पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा आग लगने की घटनाएं हो रही हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं नगर निगम का भी घोर लापरवाही है। नगर निगम का चुनाव नहीं हो रहा है, तो चुनाव एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है, क्योंकि यह नगर निगम नगर आयुक्त के हाथ में चला गया है। तो चुनाव कहीं ना कहीं ऐसा क्यों नहीं है कि आप लोग विपक्ष में हैं तो कह नहीं सक रहे हैं? हम लोगों ने बराबर मतलब भारतीय जनता पार्टी की एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता आवाज़ उठाई है, और शुरू से कि चुनाव कब का हो जाना चाहिए, क्योंकि धनबाद की कई ऐसे विकास रुके हुए हैं, लेकिन कहाँ से चुनाव ये सरकार कराएगी, क्योंकि उसे मोटा माल वहाँ पैसा जा रहा है, डायरेक्ट जा रहा है। तो सरकार भी चाह रही है कि ठीक से हमको पैसा मिल रहे, चल रहा है, धनबाद से क्या लेना देना है। शहरी क्षेत्र है, उन्हें कोई ध्यान नहीं है। शहरी क्षेत्र में कितना बार आप सीएम के दौरा देखें, कितना बार कई ऐसी गंभीर मामला घटना हुई है। देखिए आप यहाँ पूजा आशीर्वाद टावर में जो इस तरह से आग लगी घटना हुई है, वहाँ जाने माने हमारे पुराने डॉक्टर के साथ हुआ। क्या हुआ? कोई सरकार की तरफ से कुछ भी तो आश्वासन मिलता। अभी हमारे स्टील गेट में भयानक आग लगी है, एक बार नहीं 2-3 बार लग चुकी है। सरकार साजिश बताया जा रहा है इसको। देखिए, साजिश नहीं है ये तो जो भी व्यक्ति बता रहे हैं गलत बता रहे हैं, क्योंकि आप वहाँ जाकर देखिए, वहाँ आज के डेट में रात में अगर घूमिए, क्योंकि हम कई मतलब हम रात में काफ़ी लेट तक घर रिटर्न आते हैं, क्योंकि लगन के दिन है तो बहुत सारे मतलब घरों में जाना होता है। तो हम आते हैं तो हम यही देखते हैं शहर में कि दवा की दुकान बंद है और शराब की दुकानें खुली हैं। तो जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, पीते हैं, खाते हैं, नशे में रहते हैं, कहीं भी माचिस मार देना, कहीं भी वो कर देना, इस पे प्रशासन को अंकुश लगाना चाहिए। ये किसका काम है? प्रशासन का काम है। वहाँ भी एक शराब का अड्डा बना हुआ है, जो बार बार लोग वहाँ जाते हैं, पीते हैं, खाते, जैसे वहाँ के लोग बताए मुझे, वहाँ जाते हैं, पीते खाते, नशा में रहते हैं, माचिस मारते हैं, फेंक देते हैं। जाहिर सी बात है, गर्मी के सीज़न है और अभी कहीं भी माचिस मारिए तो वहाँ यही घटना घटी है। तो यहाँ प्रशासन को कुछ लगाना चाहिए। पहला नंबर है कि जैसे बिहार में शराबबंदी हुई थी, वही चीज़ झारखंड में लागू होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, और कम से कम नहीं हो रहे तो उस पर अंकुश लगाए, उसका टाइम टेबल एक फिक्स करें। कहीं भी कि मतलब कोई डर और शर्म नाम का चीज़ नहीं है धनबाद में। जिसको जहाँ मन कर रहा है बैठ जा रहा है पीने खाने का। हमारे बच्चे पर बहुत ख़राब असर हो रहा है। अजीब अजीब नशे की चीज़ आज की डेटों में लोग बनाकर बेच रहे हैं मार्केट में, जो बच्चों पर बहुत प्रभाव हो रहा है। बच्चे हमारे बहुत ये सब चीज़, क्योंकि हम लोग कार्यालय बैठते हैं तो तरह तरह के कंप्लेन हमारे
बहुत सारे घर से लोग लेकर आते हैं कि हमारे घर में, हमारे बगल में ही ऐसे ऐसे चीज़ें लोग बना रहे हैं, हमारे बच्चे देखते हैं, हमारे बच्चे पर गलत असर पड़ता है, शिक्षा के बजाय गलत चीज़ें बच्चा के मिल नहीं रही है। तो इस तरह से हम लोग अनेकों समस्या जूझ रहा है। हम लोग झरिया में खुद देख रहे हैं, अनेकों तरह अवैध चीज़ बन रहा है, उसको प्रशासन का नज़र नहीं है। नज़र है तो कैसे कोयला पास कराए, कैसे रात में जितना ट्रिप, हमको लगता है कि हजारों ट्रक पास होती है, और दिन में देखिए तो आप ट्रैफिक कितना से लोग जूझ रहा है। हर समस्या जहाँ आप देखिए स्टेशन के पास वही जाम से लोग समस्या, आप चले जाइए वहाँ गया पुल के पास, लेकिन वहाँ प्रशासन, ट्रैफिक जो पुलिस है बिल्कुल निफिक्र है। कहाँ से वो ड्यूटी करेगा, पूरे रात ड्यूटी कर रहा है कोयला चोरी का, दिन में जनता के लिए ड्यूटी कहाँ समय है। अगले साल विधानसभा चुनाव है, समय बहुत कम बच गया है, आप जनता के सामने किन मुद्दों को लेकर जाना चाहेंगी? देखिए, जनता के सामने मुद्दा ही मुद्दा है, और मुझसे मत पूछिए क्योंकि हम लोग एक जनप्रतिनिधि हैं। जनता बताएगी कि क्या समस्या है धनबाद में, और हम लोग सत्ता में रहे ना रहे, कुर्सी पे बैठे ना बैठे, हमारी प्रयास यही रहती है कि धनबाद की जनता की एक एक समस्या का निदान करें। सो आज हम लोग अपने जनता के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है मैं निभा रही हूँ और आगे भी निभाती रहूँगी। अंतिम सवाल, बीजेपी के मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकते हैं? देखिए, ये तो समय बताएगा, अभी हम कैसे बता सकते हैं कि बीजेपी का, ये तो पार्टी तय करती है। जब सरकार बनेगी उस हिसाब से चेहरा चुनी जाएगी। इस पे तो हमारे और ये ऊपर से सब ये बैठक होती है, बातें होती है, तो उस समय ये समय के अनुसार छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा, हमने रागिनी सिंह जी से बात की, उन्होंने कई सारे मुद्दे उठाए, जेएमएम सरकार से कई सवाल भी खड़े किए हैं, अपराध की घटनाएं भी उन्होंने बताई हैं, महिलाओं पर अत्याचार को लेकर भी सवाल खड़ा किया है। लेकिन अब देखना है कि अगले विधानसभा चुनाव में जनता किसे चूज करती है और सही मायने में जनता की हक की लड़ाई कौन लड़ सकता है। नमस्कार।